राजनीति भी चरम पर रही है। लेकिन अब हरियाणा में एक ऐसा बिल पास कराया गया विधानसभा में जिसे एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार का माना जा रहा है, और वो फैसला है हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने का। हरियाणा सरकार ने इस बिल को विधानसभा से मंजूरी तो दिला दी, लेकिन ये फैसला कितना कारगर होगा और कितना चुनौतीपूर्ण, ये बड़ा सवाल है। और सवाल आपका में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। अभी तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, लेकिन देश में अब हरियाणा एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी राज्य के लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ छूट का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य से कंपनी को नौकरी के लिए उचित उम्मीदवार नहीं मिलते तो आरक्षण के दायरे में कुछ छूट दी जा सकती है। यानी कि ऐसी स्थिति में कंपनी किसी बाहरी व्यक्ति को भी हायर कर सकती है, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को 50,000 से नीचे की नौकरियों के लिए 75% जगह राज्य के लोगों के लिए आरक्षित रखनी होगी। जननायक जनता पार्टी ने राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले यहां के लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिलाने की बात कही थी। दुष्यंत चौटाला के इस वादे के बाद लंबे वक्त तक गठबंधन में इस मुद्दे को जेजेपी लगातार उठाती रही। अब हरियाणा सरकार ने इस फैसले को मंजूरी देते हुए आरक्षण का रास्ता तो साफ कर दिया। हरियाणा के स्थानीय युवाओं को इससे बड़ा लाभ मिलने की बात कही जा रही है। इस मसले पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का क्या कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और हम करेंगे चर्चा। हरियाणा प्रदेश के हर युवा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां प्रदेश की विधानसभा ने हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर रोजगार में उनकी हिस्सेदारी 75% हो। हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है, उसके ऊपर बिल पारित किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम भी इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी, उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 नहीं 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। तो सवाल आपका, ये मंच आपका है, और इस मंच के जरिए आप कुछ सवाल हमारे जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन खबर फास्ट की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जो सवाल हमारी तरफ से तय किए गए हैं, जो आज हम अपने खास मेहमानों से पूछने वाले हैं। क्या आरक्षण बिल से खत्म होगी बेरोजगारी? आरक्षण बिल को लेकर सरकार की क्या तैयारी? प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण कितना असरदार, कितना कारगर? नौकरियों में 75% आरक्षण देना कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? बेरोजगारी जो कि बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए, जिसकी बात बार बार कही जाती है, क्या इस आरक्षण बिल को लेकर आने से हरियाणा में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? और नौकरियों में 75% आरक्षण देने की बात तो सरकार ने कह दी, लेकिन वास्तव में ये कितना कारगर है और क्या चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी और उसके लिए सरकार की तैयारी क्या है? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर फ्लैश होंगे, उन नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल खबर फास्ट के इस मंच पर रख सकते हैं, और हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आप उनसे भी वो सवाल कर सकते हैं। अपने सवाल सीधे आप खबर फास्ट के इस मंच पर रखिए और सीधे सवाल पूछिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा लो रखें जब आप अपने सवाल करेंगे। ये नंबर देखिए लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके इसी मुद्दे से जुड़े सवाल आप कर सकते हैं हमारे मेहमानों से। तो चलिए, दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी, कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस मंच पर। धन्यवाद जी अजय जी, सबसे पहले आप ही से सवाल कर लेती हूँ। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन ने कहा है कि सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और मारुति दोनों ने पहले भी कह दिया था कि ये जो प्रस्ताव लेकर आया गया है, जो बात कही जा रही है 75% रिजर्वेशन की प्राइवेट जॉब्स में, इससे उद्योगों में कोई हित होने वाला है नहीं, और इससे जो उद्योगों की प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिटिवनेस है, उस पर इसका असर पड़ेगा, निवेश पर बुरा असर पड़ेगा।
और अजय जी, आपके जो खुद के विधायक है रामकुमार गौतम जी, उन्होंने भी विधानसभा में साफ कह दिया कि ऐसा कानून क्यों सरकार लेकर के आ रही है। अगर आपके हरियाणा के लोगों को बाहरी राज्यों में जाने से रोका जाए, वहां पर नौकरियां देने से मना कर दिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे जो आप ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं? अजय जी, आपसे सीधा सवाल, क्यों ऐसा कानून, क्या लगता है आपको फायदा इससे मिलेगा? देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं, ये हरियाणा प्रदेश को पहला राज्य नहीं है। उत्तराखंड के अंदर भी इस तरह की पहले, और उत्तराखंड ही क्यों, साउथ की भी 2-3 स्टेट के अंदर इस प्रकार का कानून है। जब हमारे संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारा अधिकार उस पर बनता है। और ये सिर्फ देखिए बेसिक जॉब्स पर है। अगर इससे ऊपर जो है कोई टैलेंट के दम पे तो अपनी जॉब ले, तो हम किसी टैलेंट को मारने के हक में नहीं है। लेकिन जो बेसिक जॉब्स हैं वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका क्षेत्र है, आसपास उनकी जमीनें इसके अंदर गई हैं और हरियाणा गवर्नमेंट से वो सुविधाएं ले रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये रिबेट लेते हैं, कोई किसी प्रकार की छूट लेता है, तो उसके बदले में अगर उसके बदले में वो थोड़ा कुछ हरियाणा प्रदेश के युवाओं को दे रहे हैं तो उसमें गलत कोई बात नहीं है। अजय जी, फिर एक देश एक नीति की जो बात होती है, पूरा देश एक समान है, पूरे देश के विकास की बात होती है, उस बात का क्या? नहीं देखिए पूजा जी, मैं उस बात का पक्षधर नहीं हूँ। हम हमेशा एक बात मानते हैं कि टैलेंट को कभी दबाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं किसी भी स्टेट में, चाहे वो आप ये मान करके चले जैसे हरियाणा में आएंगी, तो वो हरियाणा की गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन करते हैं कि आप हमें टैक्स में रिबेट देंगे, आप हमें बिजली के बिल में रिबेट देंगे, आप जैसे कि एक्साइज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं जिसके अंदर आपको टैक्स में, GST वगैरह में बहुत चीजों में आपको छूट मिलती है, बहुत चीजों में आपको छूट मिलती है। तो उसके एवज में आप ये कहते हैं कि सरकार को भी हम कुछ देंगे। तो हरियाणा गवर्नमेंट की प्राथमिकता, आज दुष्यंत भाई की प्राथमिकता ये है कि अगर इन कंपनियों से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनसे कुछ बेटर ले सकते हैं, तो वो कैश की बजाय इन काइंड, जैसे हम कहते हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को उसके अंदर रोजगार मिल सके। चलिए अजय जी, मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ। रंजीता जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जरा बात कर लें इसी मसले पर। रंजीता जी, आपको क्या लग रहा है जो बातें अजय जी की तरफ से कही जा रही हैं कितनी कारगर हैं? जमीनी स्तर पर देखा जाए क्या चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी? क्या सरकार की तैयारी भी है इसको लेकर के, या ऐसे ही विधानसभा में एक बिल पास हो जाता है? देखिए पूजा, मैं ये मानती हूँ कि सरकार है ये ना तो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि कितनी नौकरियां होंगी कितनी नहीं होंगी, और उसके बिल और कानून ये पहले बना देते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये कानून बनाया गया है, ये कानून बनाया गया है जो यहाँ पे नए उद्योग धंधे लगेंगे, जो नई नौकरियां उपलब्ध होंगी, वो कहते हैं कि ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाटे। पिछले 6 साल के अंदर गुलिया जी और इनके दुष्यंत चौटाला जी यही गिनवा दे कि पिछले 6 सालों में कौन सी नई इंडस्ट्री आई है। और ये मैं आपको गिनती गिनवा सकती हूँ कि कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, कितने % इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पे 50% एम्प्लॉइज को निकाल चुकी हैं, कितने % जो लोग हैं वो कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉइज को 50 से 25% कर चुके हैं। आज जो हालात है प्रदेश के, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि आने वाली नई नौकरियों के अंदर ये लागू होगा। फिर उसके अंदर कैप है कि 50,000 से जो ऊपर सैलरी है, जो क्रीमी लेयर है, जो एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो है कंपनीज अपनी मनमर्जी करेंगी। उसके बाद आप एक और कैप लगा देते हैं इसके अंदर कि अगर आप एक एफिडेविट बनाकर दे देंगे कि भाई इसके अंदर हमें स्किल्ड लेबर यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रही है और हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो उस एफिडेविट के तहत जो कंपनियां हैं वो बाहर से लोगों को हायर कर सकती हैं। आज मैं डायमंड की कंपनी शुरू कर रही हूँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि सूरत के आदमी हैं, वो ज्यादा काबिल है, वो ज्यादा टेक्निकल है, तो मेरी प्रेफरेंस होगी मैं सूरत के लोगों को लूँ। आज मैं कपड़े का व्यापार करती हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि वो भी मैं सूरत से ही लेकर आऊँ। आज मैं टेक्निकल लोगों को लाना चाह रही हूँ अपनी कंपनी के अंदर, तो मेरी कोशिश होगी कि बेंगलोर के जो लोग हैं बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, मैं वहां से लेकर आऊँ। आज सरकार ये बताए कि जब कंपनी प्रोफेशनल्स को हायर करती है और बाहर से बुलाकर एम्प्लॉय करती है, उसके अंदर आप अगर वो आपको एफिडेविट दे देंगी तो इन नौकरियों का उचित क्या है? पिछले 6 साल रंजीता जी, जवाब लूंगी मैं अजय जी से, लेकिन क्योंकि ये दर्शकों का मंच है, दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। प्रमोद जी जुड़ रहे हैं पंचकुला से। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हेलो जी प्रमोद जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी?
हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मैं पंचकूला से बोल रहा थी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है, जी। डिस्ट्रिक्ट पंचकूला जी, गांव बडोला कला। मैडम मैंने एक दिन ना अपनी फिरनी की समस्या लिखवाई थी कि मेरे घर के पास एक पुलिया टूटी हुई है मेन रास्ते से, और उसमें कई गाड़ियां भी गिर जाती है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक प्रवक्ता से बात की थी यहाँ कि हमारी ये समस्या है, इसको हल किया जाएगी। कि दोनों साइड से हमारी फिरनी देखने में पक्की बनी है, लेकिन आज तक कच्ची है। प्रमोद जी, कितने दिन पहले आपने ये समस्या का जिक्र किया था पहले? प्रमोद जी, कितने दिन पहले? तकरीबन मैडम 15 दिन पहले जी। ठीक है, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जी कि हमारी ये समस्या हल होगी या नहीं होगी जी। अजय जी जवाब दीजिए। पहले भी कई बार अपनी समस्या का बखान कर चुके हैं इसी मंच के जरिए, लेकिन समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। देखिए पूजा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। नहीं, आज सरकार जो है हरियाणा प्रदेश की, वो लोगों के प्रति जवाबदेह है। आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी होगा, आपको किसी नेता के हाजिरी मारने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बीडीओ के पास जाकर के ये शिकायत दर्ज कराएं, उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसका दायित्व बनता है। सर जिम्मेदारी निभा रहे हो तो ना, तभी तो इस मंच के जरिए अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए आ रहे हैं वो। प्रमोद जी नहीं, देखिए पूजा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इनको बिल्कुल जो होने वाली चीज है वो बता रहा हूँ, या मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, अगर इनको कोई समस्या आती है तो आपके टीवी चैनल पर दोबारा संपर्क करें, या मेरा नंबर लेकर के आप जवाब दीजिए। गुलिया जी, जो विधायक होता है, स्थानीय विधायक किस लिए चुना जाता है? इन लोगों की ये समस्याओं का हल करवाने के लिए कि चंडीगढ़ में कोठी लेकर अपने आप को लॉक करके रखना और किसी से ना मिलना। देखिए अजय जी, महत्वपूर्ण सवाल है। जान सकती हूँ कि अगर कोई समस्या है तो स्थानीय विधायक मिलते ही नहीं है। और मैं इनसे भी पूछना चाहती हूँ कि लास्ट जो यहाँ के सांसद हैं उनको कब देखा गया था? गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगे हैं पिछले 6 सालों से, वो आते नहीं एरिया के अंदर। तो लोग अपनी समस्याएं लेकर टीवी के माध्यम से न बोले, और आप जैसे प्रवक्ता बैठकर कह जाते हैं कि हम इसका समस्या का हल करेंगे, और उसके बाद भी कोई हल नहीं होता। आप बताइए कि स्थानीय विधायक नहीं, स्थानीय सांसद मिलते नहीं। मेयर पिछले 3 साल से जो है इन्होंने नगर निगम बंद कर रखा है, तो लोग अपने स्थानीय मुद्दे लेकर जाएंगे कहाँ? चलिए, एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, जगाधरी से नीरज हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं मैडम जी आपको, कांग्रेस प्रवक्ता मैडम को और भाजपा सर को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मैडम मेरा सवाल है कि मैं 5 महीने से आपके चैनल के माध्यम से सवाल उठा रहा था अपना। तो मेरा सवाल ये है मैडम कि मैं जगाधरी यमुनानगर के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चपरासी का काम करता हूँ। मेरा वेतन 8,000 से भी कम है, 70 तो 80 रुपए। उससे अलग मेरा SIPF कटता है, मतलब ये सारा कुछ टोटल मिला के 53-54 रुपए में होता है सारा कुछ, जिससे ना तो हमारा घर का खर्चा चलता है, ना हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं इतने कम वेतन में। जो प्राइवेट मैनेजमेंट है अपने लिए और टीचरों के लिए तो बहुत कुछ सोचती है, अच्छे पैसे बढ़ाती है, लेकिन जो छोटे वर्कर है, हम चपरासी और ये माली, हमारे लिए कुछ नहीं सोचती। मैं 4 बार शिक्षा मंत्री के पास गया था, कंवरपाल जी जो हमारे यहाँ विधायक है, उन्हें कुछ नहीं किया। उसके बाद बोला गया जी डीसी पे शिकायत करो। अगर हम आम आदमी डीसी पे शिकायत करेंगे तो हमें डर है कि पुलिस वाले हमें निकाल न दे, हमें बाद में तंग ना करे, इसलिए हम आगे जा नहीं रहे, क्योंकि छोटे आदमी को हमेशा ये दिक्कत होती है। तो मेरी आपके मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से मेरी गुंजाइश है कि हर जिले में लेबर कोर्ट है, वो खुद प्राइवेट संस्था में क्यों नहीं आती चेक करने के लिए? ठीक है नीरज जी, आपके सवाल का जवाब जरा ले लेती हूँ। और अजय जी को मैं खुद भी कहना चाहूंगी, अजय जी मैं भी इसी मंच पर इतने दिनों से यहाँ पर सवाल आपका कार्यक्रम के जरिए दर्शकों के साथ हम लोग भी जुड़ रहे हैं, मेहमान तमाम यहाँ पर आते हैं, इतने दिनों से तो मैं खुद इनकी समस्या सुन रही हूँ। बार बार वो इसी मंच के जरिए तकरीबन हर रोज अपनी समस्या का बखान करते हैं। 5 महीने से वो खुद बता रहे हैं कि मेरी ये समस्या है, आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। एक तरफ तो 75% आप आरक्षण का जो मुद्दा है उसकी बात करते हैं कि अब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ 8,000 रुपए से भी कम आय में व्यक्ति अपने जिंदगी का गुजारा कैसे करे? मुझे भी जवाब दे दीजिए अजय जी। देखिए पूजा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं मानता कि 100% सब कुछ ठीक हो गया, कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हैं। अगर इनके यहाँ है तो ये जाए। और मैं तो एक चीज कहता हूँ, दुष्यंत जी तो स्वयं अपनी जो उनका सरकारी आवास है सब लोगों से मिलते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो तुरंत प्रभाव से उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। अजय जी
फिर मुझे बीच में टोकना पड़ रहा है। वो बता तो रहे हैं 4 बार शिक्षा मंत्री के पास चला गया, जगाधरी से विधायक है शिक्षा मंत्री, तो नहीं हुआ समस्या का समाधान। डीसी के पास जाते हैं तो डर लगता है कहीं जहां पर नौकरी करते हैं नौकरी से ना निकाल दिया जाए, कहां पर जाएं? देखिए पूजा जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री महोदय के पास ये गए, तो अब तक मैं मानता हूँ समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं हुआ? दिए तले अंधेरा है गुलिया जी, दिए तले अंधेरा। आज एक इंसान 6 महीने से आपके आगे और चैनल के माध्यम से रो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं है। ये सभी विधायकों का हाल है। सिर्फ वोट मांगने की टाइम ये लोग वहाँ पे जाते हैं, अदरवाइज पूरा 5 साल गायब रहते हैं। सब लोग यहाँ कोठियाँ लेकर चंडीगढ़ में बैठे हैं। देखिए, हमारी ये कोशिश है कि 8 बजे का जो ये मंच है सवाल आपका, इस मंच को हम डिबेट का मंच ना बनाकर बल्कि लोगों की समस्याएं जो भी वो लेकर के यहाँ पर आते हैं उस बारे में बात की जाए ताकि उन समस्याओं का समाधान भी हो। लेकिन अजय जी, क्योंकि सत्ता में पार्टी है तो सवाल तो होंगे ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोगों ने आपको सत्ता में बड़े रहने का अधिकार दिया है तो आपका दायित्व बनता है कि जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो आप दें। ये आप लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका दायित्व बनता है कि आप उस अपने दायित्व का अच्छे से निर्वाह करें, ताकि लोग जो सोच करके सरकार चुनते हैं कि वो उनके लोगों के हितार्थ काम करेगी, वो सरकार को काम करना भी चाहिए। अब कहीं ना कहीं देखिए पूजा जी, कमियां रहती हैं। अब जैसे अभी रंजीता मेहता जी बात कर रही थी कि बिल में कमियां निकाली। मैं एक चीज कहता हूँ, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अरे खड़े होकर के ताली बजाए, खड़े होकर के ताली बजाएं, पर आप खड़े होकर ताली तो उस दिन आप स्वागत कैसे कर सकती है? अरे आप तो हरियाणा प्रदेश के गद्दार हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी बाहर के थे, सिर्फ 2 लोग हरियाणा के थे। ये है आपकी सरकार की नीति और नीयत। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जो मलाईदार पोस्टें हैं उसके ऊपर मैक्सिमम बाहर यूपी के लोगों से, बाहर के लोगों को आप हायर करते हैं। जितने मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं मुझे बता दीजिए, उनमें से कितने हरियाणा के लगे हुए हैं? आज जिस तरीके से बंदरबाट नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर आपकी सरकार कर रही है और प्राइवेट नौकरियां जो है, चलिए आप दोनों ही मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप एक बार उनका सवाल सुन लीजिए। पहले दिनेश जी जुड़ रहे हैं नरवाना से। दिनेश जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस मंच पर। नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। ऐसा है जी, मेरा गुलिया साहब से सवाल है जी। गुलिया साहब, आप एक अच्छे और बढ़िया आदमी है और एडवोकेट भी होंगे। ऐसा है जी, हम चौटाला ने 2001 में नौकरी से निकाले थे जी, MI 5 महकमे में से। आज फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी आ गई, उन्होंने हमारे को सबको एक कदम से नौकरी पर रख लिया था, लेकिन उन्होंने हमारा प्राणा कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब आपकी सरकार है, सिर्फ एक MITC को मानदेय दे रही है, किसी को 10,000 किसी को 12,000। हमने क्या गुनाह कर दिया जी? और कारपोरेशनों ने, कानून तो सबके लिए बराबर होगा, संविधान सबके लिए बराबर होगा। गुलिया साहब, आप एक एडवोकेट भी दिखते हैं मुझे, आप सच्चाई बताइए। जब 5 इकट्ठे मरे तो 5 तो इकट्ठे फूकिएंगे, एक को काट करके अलग कर देंगे, एक 5 में अलग कर देंगे। कितनी बड़ी शर्म की बात है। कोर्ट के अंदर भी कल को क्या जवाब देगी सरकार? सरकार ने कुछ हमारे बारे में सोचना चाहिए। और हम सबसे मिल लिए एमएलए से, सब एमएलए न्यू है भाई आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। एमपीओ से मिल लिए तो आपके साथ गलत हो रहा है। अरे फिर गलत हो जाएगा, ठीक कौन करेगा? ठीक तो आप लोगों ने करना है, लेकिन कर नहीं रहे, जाना अपना मौज लेना। गुलिया साहब, आप एक जुम्मेदार आदमी है, टीवी के ऊपर आए हैं, इसका जवाब सही ढंग से देना और आपने हमारी सपोर्ट करनी पड़ेगी। बल्कि अपने दुष्यंत ने भी कहा था तुम्हारा काम मैं कराऊंगा, लेकिन कराया नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया हमारे को भाई काम तुम्हारा कराऊंगा, कराया नहीं। लेकिन हमारा समझ में नहीं आ रही, एक ना ऐसा क्या प्यार है कि क्या ना को मार रही आई। दिनेश जी, सबको बराबर करो। आपके सवाल महत्वपूर्ण है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, एक बार जवाब सुन लेते हैं उनका, क्या कहना है अजय जी का, किस तरीके से करेंगे समाधान? नहीं, देखिए पूजा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर ये मेरे साथी दुष्यंत जी से मिले और उनके संज्ञान में ये मामला है, तो मैं आपको एक चीज के लिए अश्योर कर सकता हूँ, उनके किसी भी काम में लेफ्ट ओवर नहीं हो सकता, वो छूटेगा नहीं। अजय जी, एश्योरेंस से क्या करे जनता, आश्वासन से क्या करे जनता? आश्वासन सुन सुन के तो परेशान हो गए लोग। नहीं, कानून तो पूजा जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, गुलिया जी के यहाँ से आश्वासन पे आश्वासन मिलता है।
सिर्फ दुष्यंत चौटाला की तारीफ के कसीदे पढ़ने के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं होता। हर सवाल का एक ही जवाब है, दुष्यंत जी सुनेंगे, दुष्यंत जी करेंगे। नहीं देखिए अजय जी, काम जिस फील्ड में हो रहा है वो दिखता है, काम जब होता है तो दिखता है, लेकिन लोग अगर इस मंच के जरिए अपनी समस्याओं का बखान कर रहे हैं, यानी कि उनकी समस्या जाहिर सी बात है कि जायज है ना उनकी समस्या, क्या करें वो? बिल्कुल जायज है, नहीं बिल्कुल, देखिए एक बिल्कुल जायज है, लेकिन कई बारी कुछ मामले संज्ञान में नहीं होते। अब इन्होंने कहा है, आप यकीन मानिए पूजा जी, मैं स्वयं इस टीवी शो के बाद आपके टीवी चैनल के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको फोन करके इनका नंबर लूंगा और पर्सनल तौर पे ये सुनिश्चित करूंगा, ठीक है, कि इनकी समस्या समाधान हो। अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान होगा इस शो के बाद। नहीं पूजा जी, अब सेकंड एक चीज स्टार्ट है। देखिए अब कांग्रेस के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये आज कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था। आप मुझे बताएं क्या होना चाहिए था? पंजाब के अंदर जाकर के जो लोग घोषणा पत्र जारी करके आते हैं जिसके अंदर लिखा होता है हरियाणा को आज नौकरियों पे बात कीजिए, घुमा फिरा कर किसी और टॉपिक थोड़ी है। जनता जनार्दन आज कांग्रेस पार्टी की तरह हरियाणा प्रदेश के और देश के गद्दार थोड़ी है। के अंदर आपकी सरकार झूठ बोल कर आई, आपके दुष्यंत चौटाला ने झूठ बोलकर और फिर जाकर वोटों में बैठ गए तो सत्ता की लालच में। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा, जहाँ एक तरफ सरकार के लोग हों, जहाँ एक तरफ विपक्ष के लोग हों, ये चलता रहेगा। लेकिन दर्शक हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं, कुलदीप जी जुड़ रहे हैं यमुनानगर से। कुलदीप जी बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार कुलदीप जी, बताइए। मेरा है जी, बहुत बढ़िया फैसला सरकार ने करा, जो 75% युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी वो वादा अपना पूरा करे, ठीक है, वो तो ठीक है जी। एक हमारे गाँव में जो होड़ा है जी, सुगाल गाँव में, वो जो होड़ खुदाई के लिए पास है भूमि से रखते विभाग को जाए, पैसा भी है उसका विभाग के पास, मई जून के महीने में पैसा है, और वह काम नहीं करे, खुदाई नहीं करे जोड़ की, मैं जाएगा तंग वो कह रहे भी मरवा कहाँ गिरा, तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास 15-20 साल है जी, फसल नहीं जोड़ की वजह से भी मेरे खेत में ही मरवा गिर दे, पर जोड़ की खुदाई कर दो। अजय जी, इस मंच पर इस सवाल को भी मैं हर रोज सुन रही हूँ जी, जोड़ की खुदाई जल्द से जल्द करवाई जा। अजय जी, दूसरा सवाल रंजीता मेहता से है जी, भी जो कांग्रेस इतनी हरियाणा के लोगों की चिंता करने वाली है ना, तो पंजाब में की सरकार है का पानी दुआ जम कम से कम। धन्यवाद। रंजिता जी, पहले आप इसे जवाब ले लेते हैं जी। जहाँ तक पंजाब के पानी की बात है, इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है वो सेंटर सरकार ने करना है, वो मोदी जी ने करना है। बार बार समय लेने के बावजूद वो दोनों सीएम को बिठाकर इसका हल नहीं करवा रहे, और पंजाब का पानी हमारा हक है हरियाणा में आने का, और हक हम लेकर रहेंगे, पर शर्त पीएम मोदी साहब सबसे पहले बैठे, दोनों सीएम को बिठाए और जिसका जो हक है उसको दिलवाए। वो इस बात पर ना बात करने के लिए कांग्रेस तो लगातार बोल भी रही है, हरियाणा कांग्रेस तो लगातार इस बात का जिक्र भी कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बहुत बार कहा है कि हम इस फैसले में हरियाणा सरकार के साथ हैं। लागू नहीं करवा पा रही है। बिल्कुल पूजा जी, ये हरियाणा सरकार के साथ खड़े हैं कहते हैं, और उसी पंजाब में जाकर के इनके रणदीप सुरजेवाला जी एक घोषणा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करके आते हैं, दोनों हाथ उठा करके ऐसे, जिसमें लिखा होता है कि एक बूंद भी पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे। तो ये तो हरियाणा प्रदेश के गद्दार हैं। और दूसरी बात देखिए, काम की बात चाहता हूँ, जो अभी मेरे किसी साथी ने कहा कि धोड़ का उनका काम रुका हुआ है, पैसे भी आए हुए। देखिए बहुत साधारण काम है, आपके गांव के सरपंच की ये जिम्मेवारी बनती है कि मनरेगा के तहत इस जोड़ की खुदाई करवाए। पैसा जब आपके पास है, अगर इस चीज में देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, सॉरी देवीलाल जी ने हमेशा एक बात कही थी कि वो जो अधिकारी बैठा है वो आपकी सेवा करने के लिए बैठा है, आपकी काम करने के लिए बैठा है। आपके खून पसीने की कमाई में से उसको तनख्वाह मिलती है। आपके एसडीएम या बीडीओ आप जाएं, एक आम आदमी भी जाएगा तो उसके काम को कोई अधिकारी मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका दायित्व। आप कौन सी दुनिया के सपने ले रहे हैं कि कोई अधिकारी मना नहीं करता? अगर इतने ज्यादा वो परेशान ना हो तो इस चैनल से माध्यम से अपनी आवाज को ना उठाए। वो परेशान होने के बाद ही इस माध्यम को चुनते हैं कि शायद इस चैनल के माध्यम से उनकी समस्या का हल होगा। और आप लोग सिर्फ वादे और दावे करते हैं चैनल पर बैठकर, उसके बाद किताबें बंद कर देते हैं और टीवी भी बंद कर देते हैं। रंजीता जी, मैं मानता हूँ कि 100 ज्यादा होते हैं, 100 ज्यादा होते हैं, लेकिन 80-85 कम नहीं होते। हमारी प्रयास है
80-85% समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से हो। चलिए एक और दर्शक जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश जी चरखी दादरी से। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस मंच पर। ये आपकी सरकार की परफॉर्मेंस क्या है? वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश में निवेश में कमी आएगी, निश्चित तौर से आएगी। यदि मैं उस तथ्य पर गलत नहीं हूँ तो हीरो होंडा में जो कुछ हुआ था जी, एक बस स्टैंड मैनेजर या मैनेजर को जिंदा जलाया गया था, तो वो किस तरह से सारा का सारा हुआ था, वो हरियाणा के लोगों के सामने भी आया था। उसमें क्योंकि वो बातें टेलीविजन पे कहने की नहीं है, क्योंकि उसमें जातिगत बात आ जाती है, इसलिए मैं उसको नहीं कहूंगा। लेकिन मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक विशेष वर्ग पर एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठा था और उसका पूरे देश में प्रभाव पड़ा था। हरियाणा में कंपनियां आने से डरने लगी थी। उसके बाद 2016 में आरक्षण में जो कुछ हुआ उससे भी हरियाणा में माहौल में फर्क पड़ा। और अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और गारंटी नहीं, मैं कहता हूँ जिस प्रकार से ये जो एक्ट पास किया गया है, क्या गारंटी है कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेयर, उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा कंपनियों पर कि आप इस आदमी को नौकरी दीजिए, इस आदमी को नौकरी दीजिए, और इस प्रकार वो कंपनियां दबाव में आएंगी। इस दबाव में क्या वो यहाँ आएंगी? मुझे नहीं लगता कि भाई ये है एक निवेश के मामले में कम से कम जो टैक्स हरियाणा को मिलता था मिलेगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलता है, उसमें भी आंकड़े बताएंगे। हम भी यही हैं, आप भी 5 साल बाद ये सरकार जाएगी तब तक इसका जो प्रभाव होगा निवेश में वो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। तो ये निश्चित तौर से, और दूसरे रोजगार के अवसर इनको दूसरे पैदा करने चाहिए थे। अजय जी, सवाल यही है कि रोजगार के कितने अवसर आपने पैदा किए हैं अभी तक, और कितने अवसर नए आए हैं लोगों के लिए? क्योंकि बात तो कही जा रही है कि 75% हम आरक्षण दे देंगे, लेकिन कहाँ से, तैयारी क्या है सरकार की? हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप बिना तैयारी के, सरकार ने इतना बड़ा जो बिल है वो विधानसभा से उसको पास करा दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर, प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखा जाए कितना कारगर ये है, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, समय की भी थोड़ी सी कमी है। संदीप जी रोहतक से जुड़ रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है। हेलो जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार संदीप जी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय, आप जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए ताकि आपका जवाब आपको मिल पाए। मैम, मैं रोहतक नगर निगम से आता हूँ और 2018 में, अक्टूबर 2018 में रोहतक में मैम गली निर्माण का कार्य चल रहा था मेरी कॉलोनी के अंदर। लेकिन मेरी जो है 20 फुट और 50 फुट लंबी गली को छोड़कर पूरा एरिया कवर कर दिया गया, पक्का कर दिया गया। जब मैंने इसकी रिगार्डिंग को कंप्लेंट की तो वहाँ पे जो नगर निगम में जो भी ऑफिसर था, जेई था, उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद में फिर मैंने ठेकेदार को बोला तो ठेकेदार ने मुझे बोला कि आप मतलब अपने पैसों से मिट्टी डलवाओ तभी ये जाके बनेगी। इसकी कंप्लेंट मैंने नगर निगम में की तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने शिकायत डाली विंडो पे, सीएम विंडो पे, तो सीएम विंडो से मेरे पास में जवाब आया कि आपका जो एरिया है वो अवैध है। अच्छा। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने 2-3 बार मैंने सेम कंप्लेंट सीएम विंडो पे डाली तो वहीं से एक ही जवाब आया। फिर मैंने आरटीए लगाई कि अगर मेरी 20 बाई 50 फुट की गली अवैध है तो पूरी कॉलोनी भी अवैध होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसी कॉलोनी का हिस्सा हूँ। मेरी तो अकेली गली तो अवैध हो नहीं सकती। तो उसके बाद में आज तक अक्टूबर 2018 में मैंने आरटीए लगाई थी। आज तक मुझे ना तो आरटीए का जवाब मिला है, न मेरी गली पक्की हुई है, और मुझे यहाँ वहाँ बस धक्के ही खाने को मिल रहे हैं। कोई मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। अजय जी बताइए, सीएम विंडो पे चले गए, वहाँ पर नगर निगम के लोगों से बातचीत कर ली, आरटीआई भी लगा दी, कोई जवाब नहीं मिला, अब क्या करें? देना चाहती है। नहीं, देखिए मैं पूछना चाहता हूँ पूजा जी कि संदीप जी से क्या इनकी जो गली का एरिया है वो किसी लिटिगेशन में तो नहीं है? कोई लिटिगेशन तो नहीं उस पर? क्योंकि जब आपकी कोई भी 2 पार्टियां किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पर दोनों का कोई विवाद हो तो स्टेटस क्यों कोर्ट की तरफ से आता है, तो उस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। तो मैं इनसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या इस प्रकार का कोई स्टेटस क्यों या स्टे कोर्ट की तरफ से तो नहीं है? क्योंकि ये बाधा है। जी देखिए, ये तो कार्रवाई का विषय है, और दूसरी बात ये कि आरटीआई तो हक है ना एक आम आदमी का, आरटीआई का जवाब तो मिलना चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना। जब आरटीआई में जवाब में क्या आया
नहीं मिला जवाब? नहीं आया जनाब, आपके जवाब नहीं आया आरटीआई का। आरटीआई क्या, इस पर कोरोना काल के अंदर जब कोरोना आया तो आरटीआई लगाई गई स्पेशली पूछने के लिए कि इस दौरान कितने लोगों को नुकसान हुआ कंपनी के तहत, और कितनी कंपनियां बंद हुई और कितने लोगों की नौकरियां छूटी। जवाब आया कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, ये देते हैं आपकी आरटीआई का जवाब। नहीं, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात करते हैं। हाइपोथेटिकल जनाब, मैं आपको आरटीआई की कॉपी दे सकती हूँ, उससे जवाब की कॉपी दे सकती हूँ। डाटा के ऊपर बोलती हूँ। अजय जी, रंजिता जी जो डेटा बता रही हैं, रंजिता जी जो बात कह रही हैं, उस बात को तो आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए। जो दर्शक जुड़कर अपनी समस्या बता रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मैंने आरटीआई लगाई 2018 में, आज तक जवाब नहीं आया आरटीआई का। वो कह रहे हैं कि सीएम विंडो पे गए, उन्होंने सीएम विंडो पे इसकी कंप्लेंट करी और सीएम विंडो से जवाब आया कि आपकी गली अवैध है। तो मैं बार बार उनसे, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उनसे जानकारी चाहता हूँ, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जानकारी चाहता हूँ, कहीं उनका ये गली का मैटर किसी लिटिगेशन में तो नहीं उलझा हुआ? अगर किसी लिटिगेशन की वजह से काम रुका हुआ है तो मान्य कोर्ट के आदेश के बगैर वहाँ कोई 2 साल हो गए, आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया? चलिए अजय जी, रंजिता जी, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। मैं उम्मीद करती हूँ अजय जी आपसे कि जो भी समस्याओं का बखान इस मंच के जरिए दर्शकों की तरफ से किया गया है, आप भी उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। न केवल आश्वासन मात्र से बल्कि वास्तविक रूप से समाधान उन समस्याओं का होगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से इस मंच के जरिए लोग अपनी समस्याओं का बखान तो करते हैं, लेकिन ना आश्वासन के बाद अगर उन्हें समाधान भी मिले इस मंच के जरिए तो बात है, और यही हमारा उद्देश्य है। अभी के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार। टिड्डी दल का प्रहार न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल और होगी इनकम डबल। बेहतरीन तकनीक से पोली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए संपर्क करें किसान एग्रोटेक करनाल 9467673434, 9017222255, 9896920325। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसान भाइयों की तरक्की। हरियाणा के कलाकार उड़ गीत सुरीले गावे, गाने बाजे डीजे पे हम नाचे और नचावे। हरियाणा की शान से मैं ना, कल्चर की पहचान से मैं ना।